नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैसे अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कि हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा है पोल्ट्री का, उसका एक तीसरा वीडियो है। अगर डिस्कशन आप लोगों को पसंद हो रहा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज हम लोग अपना पढ़ लेंगे राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं और मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब कुछ करते रहिए। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक में। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले देखें हम लोग का क्या क्या आता है। हाँ, तो अपना जैसे हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक में हमारा झंडा हो गया। हाँ, झंडा हो गया। और जैसे देखा जाए तो वृक्ष हो गया, जो राष्ट्रीय पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया। फिर झंडा में देखें कि कितनी उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, कब उसका अपनाया गया, कौन उसका रूप दिए, इस हम सारे बातों को इसमें देखेंगे झंडा में। क्या अब चलिए इस पर एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसे अगर देखा जाए तो अगर राष्ट्रीय मतलब कि हम लोग ध्वज को लेते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज में अगर देखा जाए तो मतलब पहले तो 3 रंग होता है। तो 3 रंग मतलब किसका प्रतीक है, इसको पहले जानने का प्रयास करेंगे। और जैसे अब उसका क्रम कभी कभी पूछ लेता, हरा ऊपर होता है कि नीचे होता है कि बीच में होता है। तो अगर हम लोग चलते हैं जैसे, तो हरा जैसे धरती है, हरियाली है, तो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे हरा वाला क्षेत्र है, यानी कि हरियाली। और सबसे ऊपर जो है मतलब कि केसरिया जो हो जाता है आपका, केसर ऊपर हो जाता है, जो शौर्य का प्रतीक है, मतलब शौर्य और साहस का प्रतीक है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो केसरिया है साहस का प्रतीक है। जो सफ़ेद है वो शांति का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है। और उसमें जो 24 तिलियाँ दी गई है वो न्याय का प्रतीक है। तो 24 × 7 मतलब उसको बोलते हैं, न्याय का प्रतीक है वो। और उसमें हम लोग देखेंगे जो 24 तिलियाँ बनी हुई, जो चक्र बना हुआ है, उसका कभी कभी एग्जाम में कलर भी पूछ सकता है। तो उसका अगर कलर देखा तो नीले रंग का, नीले रंग का। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और हरा जो है उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि इसी में मतलब किसकी झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो झंडे का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 होता है। यानी 3 का मतलब 3 फीट उसकी लंबाई और 2 फीट उसकी चौड़ाई की बात की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से और बन जाता है। अब जैसे अगर देखा जाए मतलब कि जो झंडा को बनाया कितना था। तो पिंगली वेंकैया थे वो इसको मतलब बनाए थे, झंडा का मतलब कि बनाए थे। ठीक है, ये मतलब हम लोग का दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जैसे हो गया, ये तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं जैसे राष्ट्रीय गान पे। जनगण मन हम लोगों का जो होता है राष्ट्रीय गान, तो मतलब इसको कब अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया। जैसे जो राष्ट्रीय गान है मतलब कि जो जनगण मन है पहली बार 1911 में गाया गया था, जब दिल्ली दरबार जब लगा था। उस समय कलकत्ता मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था। उसके बाद ये प्रचलन में आया। उसके बाद फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो उसके बाद इसको मतलब राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया जनगण मन को, और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। तो आपका हो जाता है जैसे 24 जनवरी 1950 को। हाँ, राष्ट्रीय गान जो हुआ अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और 1950 में मतलब कि राष्ट्रीय गीत को भी जैसे वंदे मातरम उसको 1950 में ही अपनाया। 50 में अगर वंदे मातरम का रचयिता देख लिया जाए तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। और ये कहाँ से लिया गया था, ये आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ और हमको पीछे भी झंडा छोड़ गया, जैसे मतलब कि झंडा मतलब कि अपना झंडा कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया। तो आपका 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 सब स्वीकार किया। और राष्ट्रगीत अगर पूछ लिया जाए तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब इसमें और चलते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जैसे इसका जो धम्म चक्र जो चक्र लिया गया है, तो जो अशोक का जो स्तंभ है अशोक स्तंभ वहाँ से उठाया, वहाँ से लिया गया था। अब उसके नीचे अगर स्तंभ में देखेंगे तो जो 4 सिंहों को लिया गया है, तो वहीं से लिया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ। और वहाँ से एक लाइन ली गई, सबसे नीचे जो पट्टी में लाइन लिखी हुई है वो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन पूछ जाता है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया। तो जो मुंडकोपनिषद है
वहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया। अब यहाँ सब देखेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जो भारतीय कैलेंडर है हाँ किस पर आधारित है? तो हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन आप लोगों को दे, जैसे विक्रम संवत दे देगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर दे देगा। हाँ। जो भारतीय मतलब कि अपना जो कैलेंडर राष्ट्रीय, जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय पंचांग, वो शक संवत पर आधारित। शक संवत पर आधारित है, ठीक है। और इसमें ये 78 ईस्वी में मतलब कि इसको प्रारंभ किया गया था। 78 ईस्वी, नॉट ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में ईस्वी, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु जो हो गया, ठीक, तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। हाँ, राष्ट्रीय पशु तो बाघ मतलब सब, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से और बनता है आगे, इसको जाके जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखा, जैसे बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो बाघ परियोजना हमारे यहाँ मतलब कि 1973 में शुरू हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बाघ परियोजना पूछता कई बार पूछा हुआ है। हाँ, कनेक्ट कर देना है कि अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट और ले लेते हैं कि स्टार्ट कब किया गया था? 1973 में। और कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है, किस स्टेट में? हाँ, तो बाघों की संख्या अगर देख लिया जाए तो एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रदेश में बाघों की संख्या, बाघों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। तो जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी, हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी, हाँ, प्रतीक मतलब हो गया हम लोग का, अब पक्षी मतलब पक्षी पाते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता है अपना? मोर हो जाता है। मोर होता है हम लोग का जो मतलब मोर है राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पक्षी के बाद अगर देखा जाए तो जैसे राष्ट्रीय पुष्प जो हमारा हो जाता है, कमल हो जाता है हम लोग। हाँ, राष्ट्रीय पुष्प में कमल हो जाएगा, कमल हो जाता है। और राष्ट्रीय फल की अगर बात किया जाए तो आम हो जाता है, आम हो जाता है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों का देखिए क्लियर हो गया है। अब इस पर मतलब अब जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाती है, ठीक है। तो इस कुछ क्वेश्चन हम लोग सरसरी निगाह देखते हुए चल जाते हैं। हम क्वेश्चन बोले, आप उत्तर बोलते चले जाइएगा, ठीक है। हाँ, ठीक। और जैसे प्रश्न है, किस वर्ष में जनगणमन भारत का राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था? हाँ, तो 1950 में इसको अपनाया गया था। इस पर डिस्कस कर लिए हैं, कलकत्ता अधिवेशन से लेकर अब तक है। हाँ, 1950 में इसको अपनाया गया था। अब राष्ट्रगान का मतलब कि गायन मतलब कि समय कितना होता है? हाँ, तो राष्ट्रगान का समय 52 सेकंड होता है। 52 सेकंड होता है। क्वेश्चन देखिए आई हुई, और संक्षिप्त में गाएंगे तो 20 सेकंड का होता है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब जैसे भारत शासक द्वारा राजकीय चिन्ह कब आपका अपनाया गया, ठीक है। हाँ, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और बन गया, जैसे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। यही सब मोटा मोटी क्वेश्चन बनता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाँ, तो राष्ट्रीय पशु हम लोग का बाघ है, ठीक है। 1973 में मतलब कि इसके एक मतलब कि स्टार्ट किया गया था बाघ परियोजना। और सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? हाँ, तो न्याय का प्रतीक है। तो ये न्याय का प्रतीक 24 × 7 है। क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सब आया हुआ है पेपर, ठीक है। क्वेश्चन यही सब बनता ही है। अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा एक और टॉपिक इसी देख लेते हैं। अब जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, हाँ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, अगर इसका भाग देखा जाए तो हम लोग का क्या भाग 8 है। हाँ, भाग 8 में आपका हो जाता है। हाँ। तो अगर स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो उसमें मतलब कि स्टेट तो बने नहीं थे हमारे यहाँ, तो वहाँ से रियासतें थी, ठीक है। तो अगर उस समय देखा जाए तो 14 जुलाई जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो जब पाकिस्तान भारत से अलग होता है तो उसमें अपने यहाँ कितने रियासतें थी? तो 552 रियासतें थी। हाँ, 552 थे। हाँ, और जिसमें से मतलब कि 549 मतलब कि भारत में सम्मिलित हो गई थी, और 3 रियासत सम्मिलित मतलब नहीं हुए थे, नहीं हुए थे, मतलब बगावत कर दिए थे कि हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। एक था हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और दूसरा JNK। तो JNK को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, और आपका हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के हाँ। ठीक है। जनमत संग्रह को रेफरेंडम के द्वारा वहाँ मिलाया गया। वहाँ की जनता से पूछ लिया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन जैसे कुछ आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे नए राज्यों को हम मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। जो हमारे पास जो 552 रियासत था, उसका एक करने में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है।
और उनको भारत का बिस्मार्क भी इसलिए कहते हैं कि वो 552 रियासत को मतलब कि एक किए थे, इसलिए उनको मतलब भारत का बिस्मार्क भी उनको कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क अगर पूछ दिया जाए, जैसे हाँ। जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। और सही उस समय जो नीति अगर कभी आपसे पूछ लिया अगर पेपर में आ जाए तो उसकी जो नीति थी बिस्मार्क की, लौ और रक्त की नीति थी। हाँ, तो मतलब कि भारत में अगर कोई बिस्मार्क था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि पूरा रियासत को एक कर रहे थे और पूरा मतलब एक देश में मतलब पूरे सबको समाहित कर लिए थे, तो इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जैसे मौर्य काल में जैसे अशोक था, पहले क्या था मतलब कि बहुत मारपीट करता था, युद्ध लड़ाई करता था। जैसे कलिंग युद्ध किया था उन्होंने 261 ईसा पूर्व में किया था, तो फिर बाद में शांति के मार्ग पे आ जाते हैं। इसी तरह जो बिस्मार्क था जर्मनी जब एकीकरण हो गया तो लव और मतलब कि रक्त की नीति को छोड़ के शांति की नीति को अपना लेता है। उस समय जो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, लव और रक्त के जैसे बलबन था। बलबन जो मध्यकाल में था, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में, तो बलबन जो था लव और रक्त की नीति अपनाता था। और अशोक जैसा अपने काल में मतलब पूरा देश को एक टेरेटरी में बना लिया था कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ तक मेरा शासन चलेगा। तब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखेंगे जैसे अब इसे राज्य जो हो गए जब हमारा सब बन गया, तो इसको मतलब कि तब हमारा जो देश जब बन गया, रियासतों को कर लिया गया, तो कुछ रियासतों को मिला के एक स्टेट बनाया गया। हाँ। ठीक, तो उस समय देखा जाए तो 14 स्टेट बनाए गए और आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, 6। ठीक है। तो उसके बाद हम देखें तो फिर आप भाषा के आधार पर मतलब कि कुछ लोग कहते हैं मतलब कुछ स्टेट जो थे मतलब कि अपने आप को जो क्षेत्र थे जो भाषाई आधार पर प्रबल थे, कहते हैं कि भाई हमको भाषा के आधार पर दिया जाए। हमको भाषा के आधार पर हमको अलग स्टेट बना के दिया जाए। जैसे भारत में कई सारे मतलब भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी। इससे देखिए जब तो हमारा संविधान जब लागू होता है तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं भाषाएं में, 14 भाषा थी, तो 14 स्टेट के हिसाब से मान लिया अगर वैसे देखा जाए, लेकिन उस भाषा के हिसाब से तो बना नहीं था, और प्रशासन के हिसाब से बना था। जो हमारा स्टेट बना है वो भाषा के आधार पर नहीं है, एक प्रशासनिक दृष्टि से चलाने के लिए स्टेट बनाया गया। ऐसा नहीं कि हमारा मतलब कि स्टेट जो भाषा के आधार पर है कि चलाने में उसको आसानी हो। उस समय बाद जैसे मतलब 1-2 साल बाद लोग उसका मतलब कि विरोध करने लगे और भाषा के आधार पर राज्यों को मांग उठने लगी। तो उसमें अब देखेंगे सबसे पहला मतलब जो आंध्र प्रदेश मतलब उसका भागीदारी करता है। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला भारत में आंध्र प्रदेश 1900 उसमें उसकी कहानी अब देखिए, जब ये लोग पहले से अपना कार्यक्रम चलाना शुरू कर देते हैं, तो मतलब कि 1948 से मतलब कि जैसे कमेटी बनाई जाने लगती है। जैसे यश के धर कमेटी बनाई जाती है तो 1948 में, तो इसमें कहा जाता है कि पूछा कि आप सर्वे करिए, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो ये मतलब 3-4 महीने बोल देते, इन्होंने क्या खारिज कर देते कि नहीं, भाषा के आधार पर मना कर दिया, स्टेट नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर 48 में ही मतलब कि जैसे अक्टूबर-नवंबर के करीब एक और कमेटी बनाई जाती है, उसमें जो रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो उसका नाम दिया शॉर्टकट में नाम के JVP कमेटी। ठीक, तो इन्होंने भी मतलब कि अपना जो अपने सर्वे करते हैं, तीनों भी मना कर देते हैं कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनाए उचित नहीं, वो भी प्रशासनिक दृष्टि से बनाना चाह रहे हैं, प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है। तो इसके बाद फिर वहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति होते हैं रामल्लू, वो अनशन करते हैं, अनशन कर देते हैं। उनकी भूख हड़ताल, अनशन मतलब कि भूख हड़ताल कर देते हैं। उसी बीच उनका मृत्यु हो जाती है। और 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद उनका देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो उसमें नेता बन चुके थे और वहाँ की जनता बगावत कर देती है। तो इसीलिए सरकार को उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, झुकना पड़ गया और स्टेट बना मतलब भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य उसको बनाया गया आंध्र प्रदेश। तो 1953 में ही फिर जब आंध्र प्रदेश को बना दिया गया तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है 1953 में। और फिर वहाँ से अपनी रिपोर्ट इसकी जब लागू होती है 1956 से फिर राज्यों को बनाया जाना शुरू होता है। जैसे अब देखेंगे इसमें तो नागालैंड बनेगा, आपका बहुत सारे बनेंगे, जैसे हिमाचल बन जाएगा, सिक्किम, जैसे हरियाणा बन जाता है, गुजरात बन जाता है, महाराष्ट्र बन जाता है, आपका पंजाब बन जाता है, फिर बहुत सारे राज्य मतलब बनते हैं। जैसे तो ये तो हम लोग की समरी हो गई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उसको कवर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करेंगे उसमें 4 पॉइंट जितने भी उससे रिलेटेड रहेंगे उसको हम लोग
कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका जैसे प्रश्न पहला हम लोग देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत अर्थात इंडिया, दो नामों से किया गया, तो भारत या इंडिया, मतलब जो हमारा जो दो नाम यूज किया गया है भारत और इंडिया का। जैसे प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, तो उसमें हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया वर्ड यूज किया गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है। हाँ, राज्यों का संघ, राज्यों का समूह है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं राज्यों का यूनियन बोलते हैं, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो ये मतलब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 के अनुसार हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसे संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? हाँ, तो आर्टिकल नंबर आपका 3 हो गया। 3 के तहत, 3 के तहत मतलब कि जो हमारी संसद है, हाँ, संसद साधारण बहुमत से, जो संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं, साधारण बहुमत के माध्यम से राज्यों को नया राज्य बना सकती है। हाँ, वो भी हमारे संघ के अंदर ही। हाँ, संघ के बाहर की बात नहीं हो रही। नहीं। अनुच्छेद 3 जो कहता है कि भारत संघ के अंदर हम नया राज्य बना सकते हैं, उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा विस्तार कर सकते हैं, वो साधारण बहुमत के माध्यम से। साधारण बहुमत के नॉट 368 यूज नहीं करना है, 368 के माध्यम से ये मान्य नहीं होगा, नहीं होगा, इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है। और जो आर्टिकल 2 हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल जो क्या कहता है, जैसे भारत संघ से बाहर कोई आके शामिल होना चाहता है, हाँ, जैसे जो भारत संघ है, अगर बाहर से कोई क्षेत्र आके शामिल होना चाहता है भारत संघ में, हमारे मतलब कि इसमें, तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है। ठीक है। और यहाँ एक मतलब और बात क्लियर करना चाहूँगा, संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिला करके संसद बनता है। ऐसा सांसद अलग होता है, संसद अलग होता है। सांसद वो होते हैं जो चुनकर संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी बोलते हैं शॉर्ट में, वो चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं, तो उनको सांसद बोलते हैं, जिसको हिंदी में पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति और उधर लोकसभा राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है, यानी कि राज्यों का जो नाम बदलने संसद के पास है। ठीक है। अब लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, उसका सही गलत क्या उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। ये संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, संसद विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। साधारण बहुमत के हिसाब से राज्यों का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में सम्मान पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती है। तो पहली अनुसूची मतलब कि भारत और वो हो जाता है आपका, मतलब कि उसमें जो भी मतलब कि अनुसूची की बात कर, अनुच्छेद की नहीं, अनुसूची की बात हो रही है। और चौथी अनुसूची में जैसे राज्यसभा का सीटों का आवंटन है, तो कोई राज्य बनाएगा तो उस सीट तो भाई 1 मिले या 2 मिले तो कुछ देना पड़ता है। तो इसलिए मतलब चौथी में अनुसूची में भी होगा और पहले अनुसूची में होगा, और पहले अनुसूची में आर्टिकल 3 में किया जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसमें साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है। यहाँ तक हम लोग का चलता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ठीक, कौन जो नए राज्यों के निर्माण के जो हमारा संवैधानिक उपाय किया गया है वो नहीं है? तो आप बताइएगा। जैसे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, हाँ तो है, ये है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी है, ये भी हो जाएगा आपका। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी होगा। हाँ। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? नहीं, ये राज्य का अधिकार नहीं है, ये राज्य का अधिकार नहीं, एक केंद्र का अधिकार है और संसद का अधिकार। ठीक। अनुच्छेद 3 हम लोग देख ही ले, नामों का परिवर्तन सीमा हो गया, ऐसा हो जाता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र की स्थापना की जाती है? तो उसमें 14 राज्य थे और 6 संघीय शासित प्रदेश थे। अभी वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ। तो राज्य तो एक लोग आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग एक बार केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को गिना देते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? जम्मू कश्मीर लद्दाख से। हाँ।
तो पहले नंबर पर आप हम लोग लेते हैं किसको, लद्दाख लेते हैं। दूसरे पर जम्मू कश्मीर हो जाता है। फिर दिल्ली, फिर दिल्ली ले लेते हैं 3। चौथे पे ले लेते हैं चंडीगढ़। हाँ ठीक। अब दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मर्ज कर देगा। ठीक, तो 5 हो गया आपका। हाँ, फिर पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी हो जाता है। हाँ 6। लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप आपका 7 हो जाता है। अंडमान निकोबार हमारा 8 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो वर्तमान में जैसे 28 राज्य हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। हाँ, तो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। हाँ, जो 1991 में आया था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन आया और दिल्ली को मतलब कि राजधानी क्षेत्र घोषित, NCR घोषित, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और यहाँ पर विधानसभा भी है। हाँ, यहाँ विधानसभा भी है। विधानसभा में जैसे दिल्ली पीछे देख लेते हैं, 2 जगह और आपको मिल जाएगी। हाँ, एक जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, एक पुडुचेरी में। पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र। अगर विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश में है, हाँ, तो 3 में है। नाम लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। एक तो आपका कश्मीर हो जाएगा, दूसरा दिल्ली, दूसरा दिल्ली और तीसरा पुडुचेरी। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं केवल दिल्ली हैं, जो मतलब इसका अपना एक उच्च न्यायालय है। हाँ, दिल्ली का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे इसमें जो संविधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हम लोग देख लिए 239 ए में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 239 ए। ठीक है, अब हम लोग जैसे देख लेते हैं। जैसे 1956 के बाद जब राज्यों का निर्माण किया गया, तो उसमें कितने राज्य कब कब किए गए, ये थोड़ा सा हम लोग ब्यौरा एक बार देख लेते हैं। जैसे लक्षद्वीप का अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका 1956 में इसका बनाया जाता है। और अब देखिए 1961 में 61 और 62 में, तो उस समय मतलब कि 3 स्टेट को शामिल किया जाता है। उसमें क्या था, दादर और नगर हवेली। ठीक, नहीं, दमन दीव और गोवा। लेकिन मतलब कि 54वां संविधान संशोधन द्वारा, नहीं 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा देखा जाएगा। कौन सा 56वां संविधान संशोधन 1987 में मतलब कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक, तो दमन दीव का अगर देखेंगे हम लोग तो 1962 में इसको बनाया जाता है। 61-62 मतलब 62 लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लोग चंडीगढ़ देखा जाए तो 1966 में। 1966 में। ठीक, हम लोग देखें दादर नगर और 1961-62 हो जाता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना 36वां संशोधन के माध्यम से। 36वां 1975 में। 1975 में सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब कि पूर्णतः भारत में सम्मिलित कर लिया गया। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर सिक्किम को अंशतः भारत में कब शामिल किया गया, तो ये 35वां संविधान संशोधन 1974 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अगर कहा कि पूरी रूप से सिक्किम भारत का राज्य नहीं बना था, पूर्णतः नहीं बना था, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 की बात है ये। लेकिन अगर पूर्ण रूप से भारत का जब शामिल हो गया, भारत का राज्य बन गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे हम लोग पढ़ा गया, जैसे गोवा का मतलब कि कब पूर्ण राज्य बनाया गया, तो 1987 में। और तेलंगाना को देख लिया जाए, ये तो 2014 में बना। 2014। और झारखंड की हम बात करते हैं तो ये तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। उसी समय 2 और राज्यों बनाया गया। एक बनाया था उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना, 9 नवंबर 2000। हाँ, और 15 और मध्य प्रदेश से कट करके आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000। यहाँ तक क्लियर होगा। यानी कि 2000 में 3 राज्य को हम 3 राज्य को देखेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, तो 1/9/15 2000। 1/9/15। हाँ, 1/9/15 हो जाता है। अब हरियाणा देखेंगे 1966 में। हरियाणा पूछ ले तब भी हम 1966 मारेंगे, चंडीगढ़ पूछ ले तब भी मारेंगे, क्योंकि उसी से कट के इसको बनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। जैसे सीधा समरी देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का जैसे गठन कब किया जाता है, हाँ, तो 1953 में किया गया था। और राजस्थान का अगर हम लोग देखेंगे तो 1961। राजस्थान को जाएगा 1956। सॉरी। महाराष्ट्र का 1960।
और नागालैंड हम देखेंगे तो 1963 में नागालैंड का हो जाता है 1963। और जैसे हम लोग अभी हरियाणा चंडीगढ़ की बात किए तो हरियाणा का हो जाएगा 1966 में। ठीक। हिमाचल प्रदेश 71 में हो जाता है और मेघालय 72 में, सिक्किम 75। ठीक। और अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो 1987 में हो जाता है। हाँ। ये मतलब कि ऐसे हैं। इसका आप लोग एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, इसको आप लोग सुन लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको। हाँ। तो जैसे अगर देखा है आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया जाता है, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 1956 में बनाया जाता है। ठीक। और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 1960 में बनाया जाता है। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो 1963 में बनाया जाता है। हरियाणा आपका हो जाएगा 1966, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 1971, मेघालय आपका हो जाएगा 1972, सिक्किम आपका हो जाएगा 1975। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा क्या गोवा हो जाएगा 1987, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 1987। ठीक है। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड हम लोग देखेंगे 2000। हाँ। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं इसको। हम लोग बस जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। जो स्टेट जैसे छूटा हुआ, जैसे मेघालय हम लोग देखा गया तो मेघालय का कब हुआ था 1972 में। ठीक है। कुछ स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, अगर देख के मिल जाता है तो मिलाते हुए चले जाते हैं एक बार। जैसे आंध्र प्रदेश से हम लोग पढ़ लिया, उसको रिपीट करने का कोई रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। जैसे भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक। अब देखिए जस्टिस फजल अली के परिंकर और हृदयनाथ कुंगरू इसके सदस्य किसे 1853 में राज्य पुनर्गठन आयोग के। ये बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, परिंकर और कुंगरू, इसके 2 सदस्य थे। ठीक है। और आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है। तो ये यहाँ पर उसमें विभाजन नहीं हुआ था उस समय। मतलब कि जैसे मुंबई का अगर देखेंगे क्या कर रहा है, किसका उसमें पंजाब और बम्बई का नहीं हुआ था। तो पंजाब का अगर देखा जाता है तो 1966 में हटाया जाता है। हाँ। ठीक। अगर मुंबई को कब हटाया जाता है 1960 में हटाया जाता है। हाँ। अलग किया जाता है। हाँ। तो इसमें तो अभी 53 में इसका गठन किया गया था। हाँ। अभी मतलब फर्स्ट स्टेट में भी आंध्र प्रदेश चल रहा है। 60 के दशक में हाँ। इसमें नए राज्यों का और बनना शुरू हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना। ये बात हमारा गलत हो गया। हाँ। और संसद के पास राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र प्रदेश बनाए गए थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा कथन 1 और कथन 3 सही है। ठीक है। छोटी छोटी ऐसी ही बातें हैं। और जैसे भारत में राज्य पुनर्गठन की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? हाँ, तो 1956 में 1956 में किया जाता। ठीक है। तो हम लोगों का मतलब यहाँ पे देखिए मोटा समरी जो हो गया। और जितने भी क्वेश्चन यही इस क्वेश्चन में, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आ नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग तो बहुत क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन तो उसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। 1 2 बार 3 बार हम लोग कर दिए, आप लोगों को ध्यान में चढ़ गया होगा। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, बस यही कि हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे और मतलब करते रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नागरिकता का और फंडामेंटल राइट का होगा। तो इसमें नागरिकता कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल राइट जैसे समता का अधिकार तक कर लिया जाएगा। हाँ। क्योंकि लंबा टॉपिक है। फंडामेंटल राइट लंबा टॉपिक, तो उसको 2-3 पार्ट देखेंगे। हाँ, 2 पार्ट में किया जाए नागरिकता। हाँ। प्लस कुछ आधा कर लिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स का। मतलब पूरा डिटेल में डिस्कस कर लें कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और अपना वीडियो का आप लाइक कीजिए, इसको मतलब जितना हो मोर देन इसको शेयर कीजिए, ताकि मतलब सब्सक्राइबर मतलब बढ़ें। और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, चैनल को। और बस इतना ही कहना। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। तो तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए बढ़िया से। धन्यवाद।